जियो के आने से पहले आपको रिलायंस कम्युनिकेशन देखने को मिलती थी, जो कि रिलायंस जीएसएम और सीडीएम में सिम दोनों बेचा करती थी। ऐसी आपको टाटा की टाटा इंडिकॉम, टाटा डोकोमो देखने को मिलती थी। यहाँ पे आपको एयरसेल देखने को मिलती थी, वीडियोकॉन जैसी कंपनी थी, एमटीएस था, एयरसेल थी, यानी कि तरह तरह की कंपनीज थी इंडिया में। 4G का एरा आने से पहले 3G तक सब धूम मचा रहे थे, लेकिन जियो के आने के बाद कहानी खत्म हो गई। और आप देख सकते हैं कि कैसे टेक की दुनिया के अंदर जो इंडियन टेलीकॉम कंपनीज है वो एक कितना बड़ा फेलियर यहाँ पर एक साबित हुई, क्योंकि पीछे का रीजन ये है कि अपनी टेक्नोलॉजी को टाइम के साथ इंप्रूव नहीं किया, और जैसी मार्केट में बड़ा कंपटीशन आ रहा था ना, उसके हिसाब से चीजें तैयार नहीं थी। और डेफिनेटली जियो से लड़ पाना इन सब कंपनीज के बस का था नहीं। और आप देख सकते हैं काफी सारी इंडियन टेलीकॉम कंपनीज या तो बंद हो गई या उनका कहीं ना कहीं किसी के साथ मर्जर हो गया। और देखा जाए तो वन ऑफ द बिगेस्ट टेक फेलियर्स हो जाते हैं इंडिया के लिए। तो इसके अलावा एक और टेक फेलियर है इंडिया में, और वो है इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज। मतलब आप लोगों को तो इंडिया की माइक्रोमैक्स के बारे में पता है, एक जमाने में नंबर 1 थे। और माइक्रोमैक्स के अलावा आपको लेमन, कार्बन, स्पाइस ऐसी मोबाइल फोन कंपनीज भी मौजूद थी मार्केट में, जो देखा है तो पूरी तरीके से खत्म हो गई। खैर, इन सब कंपनीज के बारे में बात नहीं करने वाला मैं, यहाँ पे सिर्फ उन कंपनीज के बारे में बात करने वाला हूँ जिनमें एक्चुअली में थोड़ा पोटेंशियल था मार्केट में कुछ अच्छा करने का। सबसे पहले लावा आज के समय में जिंदा है, लेकिन लावा का एक सब ब्रांड हुआ करता था जोलो, और जोलो के फोन्स काफी सही थे, यहाँ तक कि वो इंटेल प्रोसेसर के साथ उन्होंने इंडियन मार्केट में पहला फोन निकाला था। यानी कंपनी अच्छा कर रही थी, इनोवेशन ला रही थी, लेकिन यार उसका भी खात्मा हो गया यहाँ पे। इसके साथ ही एक और काफी अच्छा स्टार्टअप था जो बहुत जबरदस्त फोन एक बार मार्केट में लाया था, और वो था स्मार्टरॉन। एसआरटी फोन याद है उनका आपको, जो कि स्नैपड्रैगन 652 के साथ आता था और अपने प्राइस पॉइंट पे काफी अच्छी वैल्यू क्रिएट करता था। वो फोन मार्केट में लोग को पसंद भी आया था, लेकिन कंपनी आज के समय में आपको कहीं देखने को नहीं मिलती। देखो, एक ऐसी कंपनी थी जो बहुत अच्छा यहाँ पे काम कर सकती थी मोबाइल फोन में, लेकिन वो देखने को नहीं मिली। और बात करें तो एक ऐसी कंपनी थी जो अपने समय से आगे की थी। पता है उसका यहाँ पे प्रॉमिस क्या था? जैसे कि आज के समय में अपडेट्स की बात करते हैं ना, कि मोबाइल फोन में कितने साल तक अपडेट्स देंगे, एक कंपनी अपडेट्स पर भी खेल रही थी आज से 5-6 साल पहले। और उस कंपनी का यहाँ पे पता क्या कहना था कि यहाँ पर हम अपने मोबाइल फोन के अंदर हर महीने सॉफ्टवेयर अपडेट देंगे और हर अपडेट के बाद नए फीचर्स इनेबल हो जाएंगे। कंसेप्ट बहुत अच्छा था, लेकिन कंपनी चली नहीं। कंपनी का जो फोन था उसका नाम था क्रियो मार्क 1। लेकिन चलो इन फेल कंपनीज के बारे में बात कर ली, लेकिन एक ऐसी कंपनी थी जो कि 2016 में बहुत अच्छा कर रही थी। एक साल तक उसने बहुत अच्छे फोन बेचे, लेकिन फिर मार्केट से गायब हो गई। लेकिन आज के समय में भी उस कंपनी के पास इतना पोटेंशियल है कि मार्केट में बहुत बड़ा कमबैक कर सकती है। क्या आप गैस कर सकते हो मैं कौन सी कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ? मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ लाइफ कंपनी के बारे में। एक जमाने में ये कंपनी सिर्फ 4G फोन्स को निकालती थी। ये कंपनी को सिर्फ रिलायंस ने सिर्फ इसलिए खड़ा किया था ताकि जियो सिम को प्रमोट कर सके, क्योंकि मार्केट में 4G हैंडसेट कम थे और 4G पेनिट्रेशन बढ़ाने की उसने अपनी खुद की कंपनी यहाँ पर निकाली थी। लेकिन पता है ये कंपनी यहाँ पर क्यों नहीं चल पाई? क्योंकि इसके मेजोरिटी जो फोन्स है ना वो एक तरह से रीब्रांड थे। ZTE जैसी कंपनी से इन्होंने रीब्रांड किया था। शुरुआत में कहानी यहाँ पे चल गई, लेकिन एक साल के बाद कंपनी यहाँ पे खत्म हो गई। लेकिन बात की जाए तो रिलायंस और जियो के पास इतने सारे रिसोर्सेज है, इतना सारा बैकिंग है उनके पास कि आज के समय में अगर खुद का फोन निकालना चाहे तो वो हिट हो सकते हैं। और शायद उन्होंने कुछ साल के बाद यही चीज ट्राई करी, और वो ट्राई करी थी जियो फोन नेक्स्ट के साथ। लेकिन जियो फोन नेक्स्ट के साथ प्रॉब्लम ये थी कि जिस प्राइस पॉइंट को टारगेट कर रहा था ना, उससे ऊपर वो प्लेस था। लेकिन रिलायंस और जियो दोनों मिलके इस ऑप्शन को यहाँ पे ज्यादा पुश नहीं कर पाए, और इसीलिए मार्केट में अब जियो फोन की कोई बात नहीं होती। लेकिन अगर हम बात करें आने वाले फ्यूचर की, वो काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि आज के समय में पता है कि जियो अपना एक अफोर्डेबल 5G फोन बना रही है, और वो शायद मार्केट में चल सकता है। पीछे का रीजन पता है क्यों? क्योंकि आज के समय मार्केट में सारे 5G फोन की कीमत 10,000 रुपए के ऊपर है, और अगर जियो 10,000 रुपए से कम में एक अच्छा 5G फोन अवेलेबल कर दे, क्योंकि 5G तो वो फ्री में दे रहे हैं, और फ्री 5G यूज करने के लिए 10,000 रुपए से कम में 5G फोन वो क्रैक कर सकते हैं। अब देखने वाली बात है कब आता है, किस प्राइस पॉइंट पर आता है, क्या स्पेसिफिकेशन होती है। खैर, 5G की हम बात कर रहे थे तो एक और 5G से रिलेटेड एक फेलियर बता देता हूँ। मतलब आप लोग बोलो कि यार 5G तो अभी अभी इंडिया में आया था, और इंडिया में अभी कैसे फेल हो गया? वेल, यहाँ पर मैं 5G आई के बारे में बात कर रहा हूँ। देखो, अभी कुछ समय पहले यहाँ पे 5G आई की काफी ज्यादा धूम मची थी। उसके पीछे का रीजन ये था कि इंडिया के इंस्टीट्यूट्स ने और यहाँ के रिसर्चर साइंटिस्ट ने 5G का खुद की टेक्नोलॉजी यहाँ पे क्रिएट करी थी, और उसको बनाने का पीछे का रीजन ये था कि इंडिया के कोने कोने तक 5G पहुंचाया जा सके, जो गांव होते हैं उन तक अच्छा स्टेबल 5G कनेक्शन प्रोवाइड किया जा सके, पूरे इंडिया को आसान तरीके से कैसे मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी का यूज करके 5G दे सकते हैं। कंसेप्ट काफी अच्छा था, टेक्नोलॉजी भी काफी सही थी, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को टेलीकॉम कंपनीज ने नहीं अपनाया। एयरटेल ने साफ साफ मना कर दिया था। इस टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करना उनके लिए अभी पॉसिबल नहीं है, और उन्हें ये इंप्लीमेंट करने में ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज है ना, ये जिस 5G के ऊपर काम कर रही है उसका स्टैंडर्ड सेट किया था 3GPP ने, और जो 5G आया था ये इस स्टैंडर्ड से डिफरेंट था।
इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करना, पूरे इंडिया तक रोल आउट करना, इसके 5G इक्विपमेंट डिजाइन करना, ये सारे काम बहुत ज्यादा महंगे थे। ऊपर से ये भी कोई गारंटी नहीं थी कि जो करंट स्मार्टफोन है क्या वो 5G आई के साथ कंपैटिबल होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि अभी के जो फोन्स होते हैं वो 5G के अंदर जो मोडेम यहाँ पर यूज करते हैं वो क्वालकॉम, मीडियाटेक या सैमसंग का होता है, और ये मोडेम भी 3GPP के स्टैंडर्ड पे डिजाइंड है। और ओवरऑल 5G आई के साथ दिक्कत ये थी कि ये इंप्लीमेंट थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन देखा तो इससे इंडिया ने बहुत अच्छी सीखी। और पता है वो क्या ली कि यहाँ पे अब मार्केट में चलो वो लेट आए तो आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आने वाली जो टेक्नोलॉजीज होंगी ना उनको जल्दी से जल्दी कैसे डेवलप किया जाए और उसके अंदर लीड कैसे ली जाए। और इसी के बाद से अगर आप देखेंगे तो इंडिया में ऑलरेडी 6G के ऊपर काम होना शुरू हो गया, और ये प्लान किया जा रहा है कि जैसे ग्लोबल लेवल पे 6G रोल आउट हो तब इंडिया के पास खुद का 6G टेक्नोलॉजी यहाँ पर अवेलेबल हो। और अगर मैं यहाँ पे दूसरे कुछ फेलियर्स के बारे में बात करूं तो इंडियन फोन्स के अंदर आपको रीब्रांडिंग का खेल तो पता है, लेकिन ऐसे ही रीब्रांडिंग का खेल इंडिया में एक और जगह हो रहा है, और वो हो रहा है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के अंदर। मेजॉरिटी इंडियन कंपनीज का यही काम है, बाहर से इंपोर्ट करके ला रही है स्कूटर के पार्ट्स और इंडिया में असेंबल कर रही है। हालांकि जब ये बात यहाँ पे सामने आई तो गवर्नमेंट ने काफी स्ट्रिक्ट एक्शंस भी उठाए थे, इनको नोटिस भी भेजे थे, प्लस जो फेम सब्सिडी रहती है वो भी यहाँ पे इनकी खत्म कर दी थी। कुछ काफी अच्छी चीजें यहाँ पर देखने को मिली थी, लेकिन आपको मैं बता सकता हूँ अगर इंडिया में अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर्स देखेंगे तो 5 ऐसी कंपनी जो एक्चुअली में इंडिया में खुद का इलेक्ट्रिक स्कूटर यहाँ पे डिजाइन कर रही है। यस की बात करें यहाँ पे आपकी टीवीएस की iQube आती है, बजाज की चेतक है, हीरो की विडा है, यहाँ पे एथर एनर्जी है और ओला इलेक्ट्रिक आपको देखने को मिलती है। और ये कुछ ऐसी कंपनी है जो इंडिया में आज के समय में कंप्लीटली जो प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है वो कर रही है। और ये एक बात है ना, हमें मोबाइल फोन इंडस्ट्री की याद दिलाती है कि जैसे एक जमाने में कि बाहर से मोबाइल फोन उठा के उसको रीब्रांड करके इंडिया में बेच रहे थे, वो कंपनीज आज के समय खत्म हो गई, तो शायद ऐसा ही कुछ इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनीज के साथ हो सकता है। लेकिन रिसेंट में बात करें तो एक और एग्जांपल है मेरे पास, और वो है भरोस का। भरोस के बारे में बात करें तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे निकाला था, लेकिन सच्चाई की बात देखिए एंड्रॉइड का ही AOSP वाला वर्जन है, जहां पे एंड्रॉइड की ही इन्होंने रोम ली थी, उसके अंदर से सारी फालतू चीजें हटा दी और इसको एक क्लीन एंड्रॉइड के रूप में प्रेजेंट कर रहे थे, जो कि भरोस था। लेकिन करंट स्टेट इसके बारे में पता नहीं है। अगर कंज्यूमर को उसे यूज करना है तो कैसे यूज कर सकता है, इसको अपने फोन के अंदर फ्लैश करना है तो कैसे यूज करेगा। यहां तक कि किसी भी फोन कंपनीज के बारे में हमने ऐसा नहीं सुना कि इसके साथ वो पार्टनरशिप करके अपना खुद का फोन निकालने वाली है। मतलब शुरुआत में एक प्रोजेक्ट आया, फिर यहाँ पे इसकी कुछ हवा नहीं लग रही। देखते आने वाले टाइम में क्या रहता है। मैं तो उम्मीद कर रहा था कम से कम एक फोन तो ऐसा है मार्केट में उसमें भरोसा है प्री इंस्टॉल्ड, ताकि हम इसको चेक कर सके कि एग्जैक्टली यहाँ पे चीज क्या नहीं देखने को मिलती है। लेकिन आए तो अच्छी बात है, लेकिन तब तक के लिए इस लिस्ट के अंदर इसने अपनी जगह तो यहाँ पे बनाई ली। बाय द वे ये कुछ टेक फेलियर की लिस्ट थी जो कि इंडिया के थे। इस लिस्ट में आप कुछ ऐड करना चाहोगे या फिर आप अपना कुछ ओपिनियन देना चाहोगे, नीचे अपनी बात कमेंट बताना ना भूलना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।